नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हो चुका है। सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है, जब ईवीएम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेगी। इसी दिन मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सांसदों का राजनीतिक भविष्य भी तय होगा। किसी मैजिक की उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश चुनाव में अपने 7 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा था। भाजपा का यह निर्णय मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा था। पार्टी को लगता था कि ये बड़े चेहरे न केवल अपनी बल्कि अपने संसदीय क्षेत्र में गुटबाजी और असंतोष को समाप्त कर भाजपा को प्रभावी बढ़त दिलाने में भी सफल रहेंगे। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने कई हारे हुए उम्मीदवारों पर दांव खेला था। इसके अलावा विधानसभा चुनाव लड़ना इन नेताओं की राजनीतिक जमीन और लोकप्रियता परखने का मीटर भी था। 7 सांसदों में 3 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा भाजपा केंद्रीय समिति के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ऐसे चेहरे थे जो मुख्यमंत्री के कद के भी हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने अपने तुरुप के इक्को यानी 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया। इनमें से अधिकांश सांसद स्टार प्रचारक की भूमिका वाले और चुनावी रणनीतिकार की श्रेणी वाले हैं। पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ इन्हें चुनावी मैदान में उतारा है, लेकिन इनमें से कई समीकरणों में इस कदर फंस गए हैं कि इनका राजनीतिक भविष्य ही दांव पर आ गया है। इसी के साथ हमारे साथ विस्तृत चर्चा के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। योगेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से। योगेश जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। रोहित यादव जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। रोहित यादव जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और यश भारती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। यश भारती जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चर्चा चल रही, सबसे पहले मैं योगेश गुप्ता जी आपके पास आऊंगी। भाजपा ने ये जो नया प्रयोग किया है, 7 सांसदों और एक राष्ट्रीय सचिव को मैदान में उतारा है, क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये दाव कितना कामयाब होने वाला है? देखिए धर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है। इसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी संगठन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करता है। जब भारतीय जनता पार्टी का संगठन एक पार्षद को सांसद का चुनाव लड़ा सकता है, प्रमाण के तौर पर भोपाल लोकसभा से माननीय आलोक संजर जी को चुनाव लड़ाया गया था, तब वो पार्षद थे जी। तो जब एक पार्षद को पार्टी सांसद का चुनाव लड़ा सकती है और जी। जितवा सकती है, तो एक सांसद विधायक का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? जी। तो ये प्रश्न बेमानी है फौरी तौर पर। जी। और भारतीय जनता पार्टी के हर प्रत्याशी के पीछे जी। बीजेपी का एक संगठन काम करता है। जी। और हमारा जो 11,000 शक्ति केंद्रों के माध्यम से 65,000 बूथों तक पहुंचने का 51% का जो वोट लक्ष्य था, जी। तकरीबन हम उसके करीब पहुंचे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो 230 जनसेवक प्रत्याशियों के रूप में सेवा सौंपे हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद अवश्य मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल योगेश गुप्ता जी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता का उन 230 प्रत्याशियों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बिल्कुल देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम में, क्योंकि फैसला तो कैद हो चुका है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। 3 दिसंबर को पता चल जाएगा कि जनता ने आशीर्वाद दिया है या नहीं। रोहित यादव जी, आपके पास आऊंगी। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा था ये सोचकर कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो साख है वो बचाएंगे, लेकिन अब लगता है उनका भविष्य दांव पर है। कांग्रेस ने भी कई प्रयोग किए, हारे उम्मीदवारों पे दाव लगाए। क्या लगता है आपको कि कितनी सफलता मिली है भारतीय जनता पार्टी को और कितनी सफलता मिली है कांग्रेस को? रोहित यादव जी, आप सुन पा रहे हैं? मुझे आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी आपका रोहित जी। सवाल आप बताएंगे। जी जी बिल्कुल रोहित जी, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने दिग्गजों पे दाव खेला है, कांग्रेस ने भी कई दिग्गज मैदान में उतारे, कुछ हारे हुए उम्मीदवारों पे भी दाव खेला है। आपको क्या लगता है कि चुनावी मैदान में ये कितने टिक पाए हैं? देखिए, मैं आपको अगर एक शुद्ध प्रवक्ता के तौर पे बात करूं तो ये जी। बात बहुत स्पष्ट है कि ये किसी भी तरह से हमारा मुद्दा नहीं है। जी। ये कांग्रेस के लिए विचारणीय प्रश्न नहीं है। ये विचारणीय प्रश्न जो है ये भाजपा के लिए है। जी। ये भाजपा को समझना होगा कि उन्होंने रणनीति के साथ उनको उतारा है, वो कितने कामयाब है या नहीं है। जी। मगर हाँ, एक राजनीतिक व्यक्ति होने के तौर पे मैं इसे कुछ हद तक ये मानता हूँ कि मोदी जी ने काफी कुछ उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश की है। जी। बैलेंस करने की कोशिश ऐसे की है
कि वो ये चाहते हैं कि उनकी लोकसभा चुनाव के पहले जो एंटी इनकम्बेंसी है जनता में भाजपा की सरकार को लेकर, जी वो किसी तरह से बैलेंस कर दी जाए। जी और जो भी ये 4 बार के 3 बार के सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री होने का दावा करते हैं या मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं, जी कहीं ना कहीं उनके दावों को किसी तरह से चोट पहुंचाई जाए, क्योंकि वो किसी भी तरह का हेल्थ कंपटीशन में मुझे नहीं लगता बिलीव करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि उनके रास्ते की जो भी रोड़े बन सकते हैं या जो लोग उनको चैलेंज कर सकते हैं, उनकी कार्य पद्धति में कहीं बाधा पैदा कर सकते हैं, जी वो उनको किसी तरह से किनारे लगाने का काम कर रहे हैं। ये किसी तरह से भी, मतलब मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता हूँ कि इसमें कांग्रेस को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये उनका अपना निजी मसला है, भाजपा का उनके अंदर संगठन का मसला है। मगर हाँ, जनता ये जरूर जानती है कि इस तरह के भ्रम फैलाने में भाजपा और इस तरह के जिसको कहा जाए प्लानिंग में जी भाजपा बहुत कुशल है कि कैसे जनता को भ्रमित करके मुख्य मुद्दों से हटाया जाए। और जनता इस बार ये स्वीकार करने वाली नहीं है, आप चाहे कितना भी इस बात को कोशिश कर लें जी कि हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जो महंगाई है, या जिस तरह का अत्याचार यहाँ आदिवासियों पे हुआ है, या जिस तरह से महिला उत्पीड़न के मामले में प्रदेश नंबर 1 है, जनता ने इसको आधार रख के वोट दिया है। इस बार जनता ने ये नहीं देखा कि आपने चेहरा किसको बनाया है या आपने क्या दांव चले हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जितने दांव हैं ये जनता को गुमराह करने के लिए और जनता को छले जाने के लिए। ठीक है रोहित एक यादव बार जी। पहले 2018 के चुनाव में भी इन्होंने इस तरह से छला था, तो जनता ने उसका जवाब दे दिया था। जी मगर इन प्रकार की जिस तरह की सरकार बनाई गई जिसमें नैतिकता की कमी थी, वो सरकार किसी तरह इन्होंने 3 साल चलाई। और उसके बाद भी ये हुआ कि इस बार चाहे प्रधानमंत्री हो या कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, शिवराज सिंह चौहान को अपना कहीं भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की हिम्मत नहीं कर पाए। ना ही ठीक उनकी चलाई जो योजना है लाडली बहना, जिसके नाम पे सबसे ज्यादा वोट मिलने की उम्मीद रख रही है भाजपा, जी उसको प्रधानमंत्री ने अपनी तरफ से कहीं पे भी प्रमोट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर बताती है कि एक अंतर कलह का विषय है और आत्मविश्वास की कमी थी भाजपा संगठन में, जो ठीक है जैसे कि देखने को नहीं मिलती है। ये बात उनको कहीं ना कहीं स्वीकार्य थी कि हाँ, हमने भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा तक किया है शिवराज सिंह जी ने, और यही एक कारण था कि वो उसका चेहरा बदलना चाहते थे। किसी भी तरह से वो चाहते थे कि जो खेलने की पिच है जनता की, जो ठीक मुख्य है मुद्दों की पिच है, रोहित उसको यादव जी, बदल दिया जाए। आपके और पास जब तक पुनः ये सब भूल के इस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर ले कि सांसद चुनाव लड़ रहा है या भाजपा की निष्ठा का प्रश्न है, या यहाँ तक कि कार्यकर्ताओं ने भी कई जगह इसको अस्वीकार करा है। ये ठीक जो है 7 बड़े सांसद और एक महासचिव उतारे गए हैं, जी ये सब आज तक भी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है। ठीक है कहीं ना कहीं इन सबको भी अंदर से ये ठीक है मालूम है रोहित कि जी, मैं जनता पुनः हमारी पुनः सच्चाई आपके भी पास जानती है आऊंगी। और योगेश जनता। जी इस वक्त कुछ कहना चाह रहे जी, योगेश जी। आपकी आवाज बहुत कमजोर है। जी आपकी आवाज अच्छी आ रही है ना। देखिए धर्मिष्ठा जी, जी ये जो मेरे कांग्रेस के मित्र बैठे हैं, जी इन्होंने लंबा चौड़ा भाषण दे दिया। ये जी शायद भूल चुके हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म हो चुका है। जी मतगणना 3 तारीख को होगी। इनके सारे मुगालते दूर हो जाएंगे जब भारतीय जनता पार्टी की एक बार पुनः मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी। जी भारतीय जनता पार्टी का संगठन चुनाव लड़ता है, उसका हर कार्यकर्ता बूथ पर जाकर लड़ाई लड़ता है। जी और हम बूथ, हमारा बूथ बहुत मजबूत है। ये बात कांग्रेस पार्टी को मालूम है। कांग्रेस पार्टी के पास तो इनके खुद के प्रत्याशी नहीं थे। जी आयतित प्रत्याशियों के माध्यम से इन्होंने उनको लड़ाया चुनाव में। देखा किस प्रकार मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार कपड़ा फाड़ राजनीति हुई। जी एक दूसरे की मार पिटाई, नग्न होकर, अर्ध नग्न होकर प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में तोड़ फोड़, कमलनाथ जी के बंगले पे नग्न प्रदर्शन, शासन किया जबलपुर गया। से भाजपा तो ये इस प्रकार के जो कृत्य मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार देखने को आए। और मेरा सीधा प्रश्न आपके माध्यम से धर्मिष्ठा जी जी कांग्रेस पार्टी से ये है कि कांग्रेस पार्टी इनको, कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को जनादेश क्यों दे? क्या इसलिए कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के कपड़े फाड़ रहा है? क्या इसलिए कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री को पावर ऑफ अटर्नी गालियों की दे रहा है? ठीक है योगेश जी, मैं पुनः माननीय पुनः आपके कमलनाथ जी पास और आऊंगी। पूरी कांग्रेस ने आपके पास पुनः जनता आऊंगी के मैं, हित उसके से पहले जुड़े यश जी हुए आपके पास आऊंगी। किसी जैसा मुद्दे कि को लेकर भारतीय सड़क जनता से लेकर पार्टी ने सदन कई तक दिग्गजों को मैदान में उतारा है और कांग्रेस ने भी अपनी सूची में कई ऐसे नेताओं को शामिल किया है जो या तो हारे हुए थे और कई दिग्गज भी है जो कांग्रेस से शामिल हुए हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज कांग्रेस को कितनी चुनौती दे पाए, या सपा की जो टीम खड़ी है या जितने भी प्रत्याशी मैदान में उतरे उनको कितनी चुनौती दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज या कांग्रेस के दिग्गज? प्रणाम करता हूं, बड़ा अच्छा लग रहा है आज उनके साथ पैनल में बैठने में। जी लेकिन बस मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि आपका यही स्टूडियो था
मैं निजी तौर पे बात नहीं कर रहा, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। जी। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में बैठते थे, तो उनका एक डायलॉग हुआ करता था जो मैंने उनसे सीखा है जी। कि भाजपा जो है मुंह में राम रखती है और बगल में छुरी वाली जो कहावत है, वैसे ही मुंह में राम और बगल में नाथूराम रखती है। जी। तो अब भी वो उसी विचार के साथ में कायम है या नहीं है, ये वो बेहतर समझते होंगे। मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन जो मैंने उनसे सीखा मैं उनको बताना चाह रहा था। जी। दूसरी बात, अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं, सांसद, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, जी। ये आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ी जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है जनता को भ्रम में डालना, जी। भ्रमित करना, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, प्रदेश का चुनाव हो या वो नगर निगम का जिले का चुनाव हो। जी। हर चुनाव में केवल भ्रमित करने का काम करती है, मूल विषय से अब हटा के बात करती है। जब नगर निगम का चुनाव होगा, जहां साफ सफाई की बात होगी, नाली की बात होगी, स्ट्रीट लाइट की बात होगी, जी। घर से कचरा के कलेक्शन की बात होगी, अन्य योजनाओं की बात होगी, जिससे वार्ड कैसे सुंदर रह सकता है, शहर कैसे सुंदर रह सकता है, तब बात होगी कि केंद्र में हमने ये कर दिया, केंद्र में हमने फलानी योजना ले आए। जब प्रदेश का चुनाव होगा तो इंटरनेशनल लेवल की बातें होंगी, जी। नमस्ते ट्रंप की बातें होंगी। उदाहरण मतलब उस कल्पना के दिए जाते हैं जिसका उस चुनाव से कोई लेना देना जी। नहीं होता है। ये बड़े बड़े लोगों को भी केवल उसीलिए उतारा गया है कि सांसदों को उतारने की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि इनके पास निचले लेवल पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो भ्रमित कर सकता हो जनता को। तो ये सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को और राष्ट्रीय महासचिव को, यहाँ तक कि चुनाव प्रभारी भी जो बनाया गया वो केंद्रीय मंत्रियों को बनाया गया, सह जी। प्रभारी भी बनाया वो केंद्रीय मंत्रियों को बनाया गया। प्रदेश में इनके पास कोई नेतृत्व ऐसा बचा ही नहीं था जो जनता के सामने जाकर के खड़ा हो सके, क्योंकि ये सबको उपयोग कर चुके थे। जैसे भाषा होती है ना, चला हुआ कारतूस, जी। तो सब चले हुए कारतूस थे, अब दोबारा उनको चलाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी अब दोबारा ये कहने की इन लोगों के पास गुंजाइश नहीं बची थी कि हम मुख्यमंत्री इनको बनाएंगे। इसीलिए भ्रमित करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर गुट ये समझे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी का गुट ये समझे कि कैलाश विजयवर्गीय जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, प्रहलाद पटेल जी का ग्रुप ये समझे कि वो प्रहलाद पटेल जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो सबको अलग अलग दिशा में भ्रमित करके और ये चुनाव लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है यश भारती जी, आपके पास पुनः आऊंगी। शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपके पास आऊंगी और देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इन 8 दिग्गजों को मैदान में उतारा है और इनको अगर जनता ने नकार दिया तो क्या ये लोकसभा लड़ेंगे और इनका राजनीतिक भविष्य है वो क्या होने वाला है? देखिए धर्मिष्ठा जी, अब ये तो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक फैसला था जो जी। उन्होंने सबको दिया है। मुझे लगता है कि ये लोग दिग्गज नहीं है जी। संगठन की नज़र में। संगठन ने इन्हें अपना कार्यकर्ता के रूप में मौका दिया है जी। और जैसा कि हम समझ पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो सेकंड और थर्ड लाइन थी वो ऑलरेडी यूज्ड हो चुकी है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी जब मध्य प्रदेश में आए थे जी। मुख्यमंत्री के रूप में, तब उनकी आयु क्या थी और आज क्या आयु है। इसके पूर्व उमा भारती एक बड़ा चेहरा थी। कैलाश विजयवर्गीय जी ने बहुत लंबे वक्त तक मध्य प्रदेश में राजनीति की, फिर उसके बाद उनको प्रमोशन दिया गया, जी। वो केंद्र में संगठन में गए, भाजपा के वहाँ सेवाएं दी। यही कुछ हाल प्रहलाद जी और फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ है। जी। तो मेरा ये मानना है इस पूरे मामले को लेके, अभी राजनीतिक मामले हैं, राजनीतिक दलों के अपने अपनी सोच है। कयास इसमें कई तरह के लगाए जा सकते हैं। पहला कयास तो चुनाव से जोड़ के ही देखना चाहिए कि बड़े चेहरों को उतारकर संभाग स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास किया। जी। क्योंकि 2-3 महीने पहले तक मध्य प्रदेश की जो राजनीतिक स्थिति थी, जी। जो वातावरण था, वो पिछले 40 दिनों में 30 दिनों में वो वातावरण बदलने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी करना चाहती थी उन्होंने की है। जी। चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे शिवराज जी हों या अन्य कोई नेता हो, हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े स्तर पे कार्य करके आगे आए हैं। जी। शिवराज जी का आज कद मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी आगे जा चुका है। अब ये जो चुनाव से रिलेटेड जो साख की बात की जा रही है कि इनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी संगठन तय करेगा। जी। लेकिन एक बात जो जनता के बीच में जो मैसेज देने का प्रयास बीजेपी ने किया है जी। कि उनके पास इतने बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश में संभाग स्तर पे कि वो भी उनको मैदान में उतार सकते हैं। अब ये तो जनता ने क्या रुख अपनाया है, ये तो सब मतपेटियों में, ईवीएम में सारा सब कुछ कैद है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी के पास जो थर्ड लाइन वर्तमान में होना चाहिए थी स्ट्रॉन्ग, वो है नहीं और वो सर्व स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने जो मिडिल एज के उनके लोग हैं
जो आगे सीनियरिटी जिनकी लगातार बढ़ रही है, जी उनको आगे करके थर्ड फ्रंट को और मजबूती मिले साल 2 साल, ऐसा बीजेपी का प्रयास रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र मिश्रा शैली जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भारतीय जनता पार्टी बहुत सोची समझी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। रोहित यादव जी, आपके पास आऊंगी, योगेश जी के सवाल के साथ आऊंगी। जैसा कि योगेश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता आपको क्यों स्वीकार करे, आपने जनता के लिए क्या किया है, जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर गए हैं आप जिसके लिए जनता आपको स्वीकार करे? देखिए, जनता से जुड़े जो मुद्दे होते हैं वो जनता की आवाज में होते हैं। जी हमें जनता की जरूरतों को समझना है। आज मध्य प्रदेश की जनता को सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो महंगाई से लड़ने की है, रोजगार की है, अच्छी शिक्षा की इनकी आवाज आवश्यकता क्लियर नहीं आ रही। है। ये हमने पिछले 3 सालों में भी देख लिया कि ना कोई पीएससी के एग्जाम का रिजल्ट आ सकता है। रोहित यादव जी, इस तरह आपकी आपकी वॉइस हमें बहुत ब्रेक होके आ रही है। आप या तो ईयरफोन यूज कर लीजिए, क्योंकि आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही। अगर आवाज नहीं पहुंच पाएगी तो हम आपकी बात कैसे रख पाएंगे दर्शकों के सामने? जी, अभी आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जी अब क्लियर है। देखिए, जनता की जो भी समस्याएं है वो जनता के मन से जुड़ी हुई होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री के मन से जुड़ी। जनता इस समय परेशान थी बेरोजगारी से, महंगाई से, अच्छी शिक्षा न मिलने की वजह से, अच्छे स्वास्थ्य सुविधा न मिलने की वजह से। पिछले 6 साल से यहाँ पीएससी के कोई एग्जाम की भर्ती नहीं हो पाती है। जहाँ पे पटवारी के एग्जाम होते हैं उसमें भ्रष्टाचार होता है, सभी लोग संलिप्त मिलते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर का जो सुपुत्र है वो करोड़ों रुपए की घूस लेने की बात करते हैं, वीडियो उनका वायरल होता है। तो ये सारे जो जनता के मुद्दे हैं वही लेके जनता के बीच गए थे। यहाँ पे नर्सिंग का एक बहुत बड़ा घोटाला होता है, 4 साल से एग्जाम नहीं होते हैं और गलत तरीकों से कॉलेजों को परमिशन दी जाती है, बच्चों के एग्जाम नहीं होते। जब वो यहाँ प्रदर्शन करने आते हैं जबलपुर में तो उनके ऊपर वाटर कैनन और लाठीचार्ज से बल प्रयोग किया जाता है। जी ये सारा कुछ जो मुद्दे हैं वो हम लेके जनता के बीच गए थे और यही कारण है कि इस बार जनता कांग्रेस पे विश्वास दिखाने वाली है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, ठीक है। क्योंकि जनता ये पिछले 18 वर्षों रोहित में जी, देख आप चुकी ये है तो ये कि बता रहे हैं, उनकी जनता को तकलीफ ये नहीं बता मिलता रहे है। हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ये किया है। अब जनता के बीच में क्या लेकर जा रहे हैं कि हम जनता के लिए क्या करने वाले? कांग्रेस पार्टी जो है वो जनता के लिए ऐसा क्या करने वाली है जो भारतीय जनता पार्टी ने अब तक नहीं किया है? सबसे बड़ी बात है जहाँ पे भ्रष्टाचार मुक्त जो प्रशासन है जी वो लेके आना, आम जनता के लिए महंगाई कम करना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो जनता को मिलना चाहिए थी। जी आप देखिए कि आज मध्य प्रदेश में कर्ज जो है वो प्रति व्यक्ति 40,000 रुपए से ऊपर हो गया है। इसका कारण ही ये है कि यहाँ भ्रष्टाचार इतने चरम पे है कि जो 100 रुपए का काम है वो 200 रुपए में कराया जाता है, 50% कमीशन योगेश चलता जी, है। बिल्कुल आऊंगी आपके जो पास। समय सीमा के अंतर्गत जिन कामों को किया जाना चाहिए तो वो समय सीमा पे हो ही नहीं पाते। उसका कारण ये होता है जी कि जो भाजपा के जितने भी भ्रष्टाचारी एजेंट जो समय सीमा के अंतर्गत जिन कामों को किया जाना चाहिए तो वो समय सीमा पे हो ही नहीं पाते। उसका कारण ये होता है जी कि जो भाजपा के इनके बजट भी पूरे उपयोग में नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण ही यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका कमीशन सेट नहीं होता, इसलिए उसका उपयोग नहीं होता, जबकि ये मूलभूत सुविधाओं के हैं। यहाँ तो उपयोगिता जो है वो उनका बजट डिमांड किया जाने के बजट भी पूरे उपयोग में नहीं हो पा रहे थे। उसका कारण ही यही था कि वो सिर्फ और सिर्फ उनका कमीशन सेट नहीं होता, इसलिए उसका उपयोग नहीं होता, जबकि ये मूलभूत सुविधाओं के हैं। यहाँ तो उपयोगिता जो है वो उनका बजट डिमांड किया जाना चाहिए था कि जो दिया गया है उससे कम पड़ रहा है। जी मगर कहीं ना कहीं इनकी रीति नीति और नियत तीनों ही जो है वो जनता के हित में नहीं है, इसलिए ठीक है। जनता इनको सर से नकारने वाली है। ठीक है रोहित जी, बिल्कुल आपकी बात सही है। आपके पास पुनः आऊंगी। योगेश गुप्ता जी। देखिए धर्मिष्ठा जी, 3-4 मेरे जो साथी बैठे हैं उनकी बातों का क्रमबद्ध तरीके से जवाब देने की कोशिश बिल्कुल करूंगा। बिल्कुल देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर जा चुका है। जितने भी आरोप रोहित जी ने लगाए उन पर मतदान हो चुका है। जी 3 तारीख को, आगामी 3 दिसंबर को जनता का फैसला इनके भी समक्ष होगा, मेरे भी समक्ष होगा। जी इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। कमलनाथ जी ने 2018 में 971 वचनों का एक झूठ का पुलिंदा मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष रखा, जिसमें 71 वचन भी इन्होंने पूरे नहीं करे। जी इन्होंने युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत युवाओं को 4,000 रुपए स्टाइफंड देने की बात कही थी। जी एक भी युवा को 4,000 रुपए स्टाइफंड नहीं दिया गया, बल्कि ढोल चराने की ट्रेनिंग दी गई। जी इन्होंने कहा था हमारी सरकार बनेगी, हम पेट्रोल पे पैसा कम करेंगे। 5 रुपए सरकार बनने के तुरंत बाद बढ़ा दिए।
वेट कम करने की जगह। तो कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते नहीं है। भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने वल्लभ भवन को बना दिया था। 2 बड़े बाबू 2 छोटे बाबू बिठाए थे, वसूली अभियान चालू हो गया था, तबादला उद्योग चला रखा था 15 महीने तक। ठीक है। और जब विधायक जन हित से जुड़ी समस्याओं को लेकर कमलनाथ जी के पास जाते थे तो उनको चलो चलो कह के चलता कर दिया जाता था। ठीक है। इस चक्कर में सरकार चली गई। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी का वो काला कार्यकाल देखा है 15 माह का। मेरे मित्र यश भारती जी ने मुझसे कुछ प्रश्न किए थे। अच्छे वक्ता हैं, मैं उनका आदर करता हूँ। जी काफी बार हम साथ में बैठे हैं डिबेट में। जी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। एसपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल संभाग और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में जी लगभग 1.5 से 2% का वोट ऑफ परसेंटेज है। जी इससे इनकार नहीं कर सकते। देश में घमंडिया गठबंधन जी और प्रदेश में कमलनाथ जी ने उसको सिरे से खारिज कर दिया। ना रैली करने की अनुमति दी समाजवादी पार्टी जब रैली करना चाहती थी। अखिलेश यादव जी को अंधेरे में रखा, 6 घंटे उनके नुमाइंदों को बिठाकर रखा, सीटों पर डिस्कशन हुआ, एक सीट भी नहीं दी। जी बाद में कह दिया कौन अखिलेश बच्चा है ये। अखिलेश जी ने भी पलटवार किया जी कि कांग्रेस पार्टी एक धोखा, कमलनाथ जी एक धोखेबाज नेता है। तो ये मध्य प्रदेश की जनता के समक्ष स्पष्ट रूप से संदेश पहुंचा। जी रही बात अब हमारे सम्मानीय पत्रकार आदरणीय शैली जी जी ने कुछ केंद्रीय नेतृत्व के बारे में कहा। देखिए, जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था, मैं उस बात से सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के में संगठन सर्वोपरि होता है, बाकी सब उसके कार्यकर्ता और पदाधिकारी होते हैं। जी तो संगठन के निर्देशक के अनुरूप सब लोग काम करते हैं। हर प्रत्याशी के पीछे संगठन ने चुनाव लड़ा है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। चुनाव के बाद सभी बड़े नेताओं की भूमिका भी तय होगी और 80% के लगभग जो प्रत्याशी है 230 में से, जी उसमें लगभग वही पुराने मंत्री हैं, वही पुराने विधायक हैं। केवल 6 या 7 सीटों पर चेहरे बदले गए। जी तो ये बात मैं सिरे से खारिज करता हूं कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लाइन नहीं है। जी मध्य प्रदेश के पास प्रत्याशियों की इतनी भरमार थी कि हर सीट पर 4-4 हजार आवेदन आए थे। जी बावजूद इसके हमारे यहाँ शांतिपूर्ण ढंग से सारा चुनाव का प्रोग्राम भी निपट गया, मतदान भी संपन्न हो गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के क्या हाल थे वो आप सम्मानित मीडिया से छुपे नहीं है। ठीक है। ठीक तो है हम योगेश तो जी, आगामी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल और मतगणना के पश्चात हम सब लोग पुनः एकत्रित होंगे बिल्कुल और आपके इस चैनल पर डिबेट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मतगणना के बाद में हम पुनः इकट्ठे होंगे, डिबेट करेंगे और उस समय पता चलेगा कि जनता ने किससे जीत का ताज पहनाया है। ये भारती जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि कांग्रेस का कहना है कि हमने जनता के लिए काम किए, भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने जनता के लिए काम किए, कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो ज्यादा भ्रष्टाचारी है? देखिए, आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जितने लोग हैं सब चले हुए कारतूस हैं, इसीलिए अब नए केंद्रीय नेतृत्व को लेकर के आया गया है। और उस बात पे मोहर भी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने लगा दी कि शिवराज जी जब आए थे तो क्या उम्र थी, कैलाश विजयवर्गीय जी क्या थे, सब चीजें बता दी उन्होंने। चले हुए कारतूसों को इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ को हटा दिया गया है। तो अब देखिए क्या परिणाम देंगे। और कहीं ना कहीं वो उस भाषा से सहमति भाजपा प्रवक्ता जी ने भी दी है। अब जो सवाल आप मुझसे कर रहे थे, देखिए बड़ा प्रामाणिक तौर पे दिखता है। विधानसभा क्षेत्र वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का बुधनी है जी। हम बुधनी जाते हैं तो वहां जिला स्तर पे स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं है, शैक्षणिक व्यवस्थाएं नहीं है, ना व्यापारिक कोई माहौल है। जिला बदल के, जिसका नाम पहले होशंगाबाद था, नाम बदल दिया, नाम बदलने वाली सरकार ने नर्मदापुरम कर दिया है। सब लोग नर्मदापुरम पे आश्रित रहते हैं। उसी तरीके से अब बात करते हैं उससे पहले के मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा की। उनका विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा है, लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है छिंदवाड़ा में। उस छिंदवाड़ा में भी अगर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, शैक्षणिक व्यवस्था चाहिए, तो छिंदवाड़ा में कुछ नहीं है। लोग आश्रित जिला बदल के नहीं है, प्रदेश बदल के हैं। सब महाराष्ट्र के नागपुर जाना पसंद करते हैं। अच्छी शिक्षा लेनी हो, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था लेनी हो तो सब नागपुर की तरफ पलायन करते हैं। तो ये दिखता है कि दोनों ने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने विधानसभा क्षेत्र को, अपने निर्वाचित क्षेत्र को भी ठीक तरीके से व्यवस्थापूर्ण माहौल नहीं दिया। अब ये आरोप प्रत्यारोप कौन भ्रष्टाचार है, जब ये दोनों लोग विपक्ष में रहते हैं तो एक दूसरे के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगाएंगे।
लेकिन जब सत्ता में आएंगे तो ना किसी को सजा दिलवाते हैं, ना किसी पे जांच आती है। बहुत सारे व्यापम को लेकर के कांग्रेस पार्टी हमेशा राजनीति करती है, जी लेकिन जब सत्ता में आई तो व्यापम के किस अपराधी को पकड़ा, जी किसको न्याय दिला पाए। हम अगर कांग्रेस भाजपा की बात करें तो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, मीडिया के बड़े हैं सरदार जी, उन्होंने सिख दंगों की आरोप लगा के बात करी। तो जब वो कांग्रेस में थे ना सिख दंगों के आरोपियों को तब न्याय दिला पाए, आज भाजपा में है तो भी सिख दंगों के दोषियों को न्याय नहीं दिला पाए। तो आरोप प्रत्यारोप केवल विपक्ष में रहते हुए काम करने का काम करता है इन दलों में। जी जब ये सत्ता में आते हैं तो उन जिम्मेदारियों से पीछे भाग जाते हैं। तो ये प्रमाणिक रूप में अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचारी ये दोनों दल हैं, अपना अपना भ्रष्टाचार बचाने और छुपाने का काम करते हैं जब सत्ता में आते हैं। जी बिल्कुल। शैलेंद्र मिश्रा, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपकी। जैसे कि यश भारती जी ने कहा कि दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं, जो सत्ता में आती है कहती है कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया, उन पे कार्रवाई की जब बात आती है, और जब सत्ता पक्ष विपक्ष जब सत्ता में बैठता है तो वो सडन भूल जाता है कि हमें कार्रवाई करनी है। वैसा ही दोनों ही पार्टी का सेम हाल है। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल आऊंगी रोहित यादव जी आपके पास। धर्मिष्ठा जी, मेरा मानना ये है जी कि कौन कितनी कार्रवाई करेगा या कौन कितनी कार्रवाई करता है, जी इस पे फिलहाल ना जाएं, क्योंकि विषय से भटक जाएंगे हम। जी। मैं योगेश जी की बात को थोड़ा सा सुधार दूं। मैंने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रथम और द्वितीय पंक्ति थी, जी उसके बाद जो तृतीय पंक्ति है, उसको भारतीय जनता पार्टी ने इस बार चुनाव में मौका कम दिया। उसका जी। कारण ये रहा कि वो चेहरे उतने भरोसेमंद संगठन को नहीं लगे कि जनता उन पर भरोसा कर पाएगी। जी इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी की जो सेकंड लाइन है, जो मिडिल एज को पार कर चुकी है, उन पर दाव लगाया है। और हमने देखा है कि कांग्रेस ने बहुत सारे युवाओं को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने ज़्यादातर पुराने लोगों को उतारा है। और 5 करोड़ 60 लाख मतदाता हैं इस बार मध्य प्रदेश में, जिसमें से 22,36,000 नया वोटर है, जी जो कि 4% है। ये नया वोटर जो वोट करेगा, इसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। बिल्कुल। और ये जो आपका जो प्रश्न था कि भ्रष्टाचार के मामले में, मेरा ऐसा मानना है कि भ्रष्टाचार के मामले में दोनों ही राजनीतिक दल फिसड्डी हैं कार्रवाई के मामले में। जी चाहे पूर्व की 15 माह की कांग्रेस की सरकार हो या वर्तमान की 3.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या उसके पूर्व की हो, जी मध्य प्रदेश में कितने भ्रष्टाचारियों को लटका दिया या उनको सजा मिल गई, ये तो सर्वज्ञात है। कार्रवाई के नाम पर समय समय पे छोटे छोटे जो लोग होते हैं, जो छोटी पोस्ट के लोग होते हैं, उन पर ही कार्रवाई हम लोगों ने देखी है। मध्य प्रदेश में लोकायुक्त भी जो है वो छोटा पंछी पकड़ने का प्रयास करता है, और भी अन्य जो एजेंसीज हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में तो मेरा ऐसा मानना है जी कि थोड़ा सा इसमें राजनीतिक दलों को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और रोहित जी ने एक बात बोली थी, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ जी कि 100 रुपए के 200 रुपए लगते हैं। तो रोहित जी, वो 100 रुपए जो हैं वो भ्रष्टाचार के हैं और वो 200 भी भ्रष्टाचार के हैं, या निःशुल्क काम के 200 रुपए लगते हैं, ये भी स्पष्ट कर देना आप। जी बिल्कुल। रोहित यादव जी, बहुत कम शब्दों में आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब दे दूं कि 100 रुपए के काम में जो 200 रुपए लगते हैं, उसका मेरा कहना ये था पर्याय कि जो काम 100 रुपए में हो सकता है, उसका बजट ही 200 रुपए वहां पे बताया जाता है, जी और बाकी 50% जो होता है वो कमीशन में चला जाता है। तो शैलेंद्र जी को मुझे लगता है ये बात स्पष्ट हो गई होगी। कंफ्यूजन अब क्लियर। रही बात, योगेश जी एक मुझसे सीनियर प्रवक्ता है, बार बार कह रहे थे कि 15 महीने की सरकार में भ्रष्टाचार हुआ। हर बार चुनाव के पहले वल्लभ भवन में आग लग जाती है, संदेहास्पद है। ये मीडिया ने भी बहुत अच्छे से कवर किया और ये सभी को पता है कि उसका कारण क्या होता था। और मेरा आखिरी में मेरी लाइन है कि देखिए, अमित शाह जी ने अपने मंच से भी कहा था कि जो लोग 12वीं पास करने के बाद उनको 10वीं देने का मौका मिलेगा। यही हाल सांसदों के साथ किया उन्होंने कि आप भले 4 बार 5 बार के सांसद रह चुके हो, अब आपको विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसे अपनी परिपाटी को बहुत पहले बता चुके हैं कि उनकी राजनीतिक समझ कहाँ तक बता रही है इस बारे में। ठीक है वो रोहित जी, वास्तव में अपने ठीक है योगेश जी, जनता के बहुत हित कम में शब्दों में है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, बहुत कम शब्दों में, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है। जी देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता तक यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं जी कि चाहे पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन हो, चाहे अन्य विभागों के जितने भी बड़े घोटाले उजागर जी। हुए, वो माननीय शिवराज जी के कार्यकाल में ही हुए हैं। ठीक है। तो हमने जहाँ जहाँ घोटालेबाजों को पकड़ा और दबोचा है, आप 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार में जी, एक भी मिश्रा आदमी जी। ऐसा बता दीजिए जिसके ऊपर कमलनाथ जी ने कार्रवाई की हो। ठीक है, इस विषय बल्कि पर कमलनाथ जी इस की विषय पर सरकार हम को विस्तार चर्चा बाद में संरक्षण करेंगे, क्योंकि मिलता था हमारे पास समय की भ्रष्टाचारियों को। सीमा है। जी
शैलेंद्र मिश्रा जी। धर्मिष्ठा जी, अभी जो योगेश भाई ने बोला है जी। पुलिस हाउसिंग का मामला, तो वो एक पत्रकार और एक एक्टिविस्ट ने पुलिस हाउसिंग का अभी हाल ही में एक मामला उठाया था जी और उस पत्रकार को वहाँ दफ्तर में बुला के उसकी पिटाई की गई, उसके ऊपर एफआईआर की गई। बिल्कुल और वो जो एक्टिविस्ट थे, तो यहाँ थोड़ा शायद योगेश भाई थोड़ा सा और इसमें आप अध्ययन कीजिएगा कि कार्रवाई मामले कौन उठा रहा है। मध्य प्रदेश में लगातार एक्टिविस्टों की हत्या ठीक है हुई है, मिश्रा जी, इस विषय पर पत्रकारों की हम भी पुनः हत्या हुई है चर्चा मध्य करेंगे, प्रदेश लेकिन में। अभी हमारे पास चूंकि समय की सीमा है, नहीं, हम योगेश जी, लोकायुक्त को रोहित अधिकारी जी, की यश जी कार्रवाई करने के लिए और स्वतंत्र शैलेंद्र है। मिश्रा, शैली जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। पार्टी ने बड़ी उम्मीद के साथ कई दिग्गजों को मैदान में उतारा, लेकिन इनमें से कई समीकरणों में इस कदर फंस गए हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य ही दांव पर आ गया। जो इस चुनाव में हारेगा उसके राजनीतिक भविष्य पर अंधकार छा जाएगा। भाजपा का मानना है कि जिस रणनीति के तहत सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा गया था उसका लाभ उसे मिलेगा। वहीं कांग्रेस को लगता है कि जिन आयातित नेताओं को हमने मैदान में